नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को जानना चाहते हैं, उसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप उसके ब्लॉक डायग्राम को समझें। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें पिछले 10-20 सालों की, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो इवोल्यूशन हुआ है, चाहे हम कंप्यूटर के शेप्स की बात करें, आज से अगर हम 25-30 साल पहले की बात करें, और 25-30 साल तो मैंने कम बोल दिया, आज से अगर 50 साल पहले की बात करें, तो कंप्यूटर सिस्टम का जो साइज होता था, जो शेप होता था, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा होता था। आजकल कंप्यूटर सिस्टम हमारे पॉकेट में कंप्यूटर सिस्टम है, दैट इज मिनी कंप्यूटर, हमारा फोन। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस की बात करें, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें, ये सभी स्टूडेंट इंप्रूव हुआ है, और अभी भी दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहा है। लेकिन जो चेंज नहीं हुआ है वह है स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक वर्किंग मॉडल, दैट इज अ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जो कि प्रपोज्ड किया गया था वॉन न्यूमन के द्वारा, और जिसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। मैं ज्यादा डीप में आपको ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर में आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इसको डिटेल से पढ़िएगा। मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं कि आखिर हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को उठा लें, चाहे हमारा आज का कंप्यूटर सिस्टम हो, मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, या हम पुराने जमाने के किसी कंप्यूटर सिस्टम को उठा लें, या हम किसी भी टाइप के कंप्यूटर सिस्टम अपने फोन को उठा लें, वो 5 बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा ही करेगा। सबसे पहला, वो इनपुट लेगा, यानी कोई ना कोई डेटा वो इनपुट लेगा, तभी तो वो काम कर पाएगा, तभी तो वो वर्क कर पाएगा। अपने आप कैसे वो इनपुट लेगा? तो स्टूडेंट, वो इनपुट चाहिए उसको। दूसरा, वो क्या करेगा कि जो इनपुट लेगा उसको वो स्टोर करेगा अपने स्टोरेज यूनिट में, दैट इज स्टोरिंग का काम करेगा। तो पहला इनपुटिंग हो गया, दूसरा स्टोरिंग हो गया। अब जब उसने इनपुट को स्टोर कर लिया अपने स्टोरेज यूनिट में, तो अब क्या करेगा? उस इनपुट पे जो भी प्रोसेसिंग करना था, जो भी उस पे वर्क करना था, वो वर्क करेगा, यानी तीसरा टास्क वो करेगा प्रोसेसिंग का। चौथा स्टूडेंट, जब उसने प्रोसेस कर लिया और रिजल्ट हमारा आ गया, तो उस रिजल्ट को वो आउटपुट भी तो देगा, यूजर को रिजल्ट तो जनरेट करके देगा, यानी चौथा टास्क वो करेगा आउटपुटिंग का। और पांचवा टास्क क्या होता है? कंट्रोलिंग का। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, लाइक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं। ये सारे अलग अलग डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम कंट्रोलिंग कहलाता है। तो हमारा जो एक पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, है ना, सिस्टम, वो सिस्टम स्टूडेंट 5 फंक्शन को परफॉर्म करता है, बेसिक 5 फंक्शन याद रखना है आपको। पहला इनपुटिंग, उसके बाद स्टोरिंग, देन प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आपको ये मॉडल याद रहेगा तो ये फंक्शंस भी याद रहेंगे। तो चलिए, इन सभी बातों को तो हमने जान लिया। जो हमारा आज का मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अगले 10 मिनट तक पूरा देख लेते हैं, तो आज के पश्चात आपको कभी भी कोई भी ये सवाल पूछ दे कि भाई मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक मॉडल है वो क्या है और कैसे वर्क करता है, तो आप उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाइएगा कि अगर आप इंटरव्यू में होइएगा तो जितने मैक्सिमम मार्क्स देने होंगे वो दे देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अलग अलग ब्लॉक्स बना रखे हैं। सर, हमारा कंप्यूटर सिस्टम तो ऐसा नहीं दिखता है। ऑब्वियसली हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऐसा नहीं दिखता है, मैंने जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ये फिगर बना रखा है। अब आइए बारी बारी से हम सारे ब्लॉक्स को समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे इनपुट यूनिट लिख रखा है। अब ये होता क्या? देखिए, मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स वगैरह नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया स्टूडेंट, अगर आप कहिएगा तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा बना करके, वो अलग मैटर है। क्योंकि नोट्स हो गया और थ्योरी के पॉइंट्स हो गए, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपको चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट आप खुद से लिख दीजिएगा, अपनी भाषा में लिख दीजिएगा।
फिलहाल बात करते हैं इनपुट यूनिट की। ये क्या होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो वो क्या करता है, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनपुट कैसे लेगा भाई? कोई जादू तो है नहीं। हमारे जैसा कंप्यूटर सिस्टम के पास सेंसर थोड़े लगा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम का आंख है जिससे वो देख करके इनपुट ले लेगा, कंप्यूटर सिस्टम के कान है जिससे वो सुन करके इनपुट ले लेगा। ऐसा तो है नहीं। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हम अलग अलग इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। अब ये इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम यूजर क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देते हैं। जैसे हमारे पास कीबोर्ड होता है, आप सभी ने कीबोर्ड देखा होगा। हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, टेक्सचुअल डेटा को, टेक्सचुअल डेटा मतलब टेक्स्ट को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को। आपने माउस देखा होगा, माउस से भी हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। आपने स्कैनर देखा होगा, स्कैन जो करता है, यानी कि कोई हमारे पास लेट से विजुअल है, उस विजुअल को हमने स्कैनर पे रखा तो वो क्या करता है, उसको स्कैन कर लेता है। वो भी एक तरह का इनपुट हुआ। कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट दे सकते हैं। यानी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को टेक्सचुअल इनपुट यानी कि कीबोर्ड से दे सकते हैं, पॉइंटिंग इनपुट अपने माउस से दे सकते हैं, कोई विजुअल इनपुट अपने स्कैनर से देख सकते हैं। अब स्टूडेंट इनपुट यूनिट में क्या आता है, वो सारे इनपुट्स आ जाते हैं जो हम इनपुट डिवाइस से अपने कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे होते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए इनपुट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनपुट आएगा ही नहीं तो वो वर्क किस पे करेगा? ऑब्वियसली जब डेटा रहेगा ही नहीं तो वो डेटा प्रोसेसिंग कैसे करेगा? तो ये हो गया इनपुट यूनिट। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये यहां पे एरो का निशान है और उसके बाद ये एरो जा रहा है इनपुट इंटरफेस की तरफ। चिंता नहीं करना, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है इसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मैं समझाऊंगा इस इनपुट मतलब कि पहले मैं समझाऊंगा ये जो डेटा फ्लो वाला लाइन है। तो स्टूडेंट ये एरो का निशान जा रहा है इनपुट इंटरफेस की ओर। अब सर ये इनपुट इंटरफेस क्या होता है? तो स्टूडेंट हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, ये केवल बाइनरी को समझता है। अब बाइनरी क्या होता है सर? तो बाइनरी एक लैंग्वेज होता है जिसमें केवल दो ही डिजिट होते हैं, एक 0 दूसरा 1। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपने अगले वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बाइनरी क्या होता है और क्यों हमारा कंप्यूटर सिस्टम केवल बाइनरी समझता है। तो इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी अगले वीडियो तक। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम केवल बाइनरी ही समझता है, केवल 0 और 1 को ही समझता है। लेकिन हम जो इनपुट देते हैं, चाहे कीबोर्ड के माध्यम से दें, स्कैनर के माध्यम से दें, माउस के माध्यम से दें, जॉयस्टिक के माध्यम से दें, है ना, और जो QR कोड स्कैनर होता है उसके माध्यम से दें, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से जो हम इनपुट्स देते हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में होते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, उन सारे इनपुट्स को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। कहने का अर्थ ये, अभी आपको क्या करना है ना, मैं जस्ट जो बोल रहा हूं उसको सुनना है और जो फिगर है उसको ध्यान से देखते रहना है। सारी चीजें आपकी एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। मान लिया जाए कि मुझे हिंदी आती है, मुझे तमिल नहीं आती है। कोई एक दूसरा व्यक्ति है जिसे तमिल आती है और हिंदी नहीं आती है। अब ऐसे केस में स्टूडेंट क्या होगा, अगर मैं कुछ हिंदी में कहूंगा तो वो नहीं समझ पाएगा, अगर वो व्यक्ति कुछ तमिल में कहेगा तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। ऐसे सिनेरियो में क्या करना होगा कि कोई एक ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो हिंदी भी जाने और तमिल भी जाने, यानी मेरे हिंदी वाक्यों को वह तमिल में ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके वो उस व्यक्ति को बता दे और तमिल में कहे गए उस व्यक्ति के वाक्यों को अनुवाद करके मुझे बता दे। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट हम जानते हैं कि हम जो इनपुट देते हैं वह इनपुट होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट कहने का अर्थ क्या हुआ, जिसे हम ह्यूमन समझ सकते हैं लेकिन उसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम तो समझ नहीं सकता है। तो जो हम इनपुट देते हैं स्टूडेंट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल
अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। इस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इनपुट इंटरफेस करता है। तो इनपुट इंटरफेस क्या करता है ये समझ में आया? जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में, जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसे नहीं समझता है। तो इनपुट इंटरफेस ही वह एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, हमारे द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को लेता है और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके, उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रदान करता है। आ गई बात समझ में? तो ये होता है इनपुट इंटरफेस। और स्टूडेंट ये पूरा का पूरा अगर हम इस प्रकार से मिला दें तो ये होता है एक इनपुट डिवाइस के अंदर में। इसके अंदर में एक इनपुट डिवाइस के अंदर में, यानी अगर आप एक कीबोर्ड को उठाते हैं तो कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है जो कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को ऑब्वियसली, और उसी कीबोर्ड में इनपुट इंटरफेस भी लगा होता है। जब हम इनपुट देते हैं वो तुरंत क्या करता है, उस इनपुट को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो हर एक इनपुट डिवाइस के अंदर इनपुट इंटरफेस इनबिल्ट होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम देख रहे हैं कि ये जो एरो है ये PM लिखा हुआ है, इसकी ओर जा रहा है। तो स्टूडेंट ये PM का अर्थ होता है प्राइमरी मेमोरी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप ये बात जान लीजिए कि आपको यहां पे जो भी दिख रहे हैं वो या तो एज अ सब्जेक्ट या एज अ चैप्टर या एज अ टॉपिक आपको फर्दर ईयर्स में पढ़ने हैं। अगर हम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, ये सब एक टॉपिक ही है जो कि आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिक आप समझ लीजिए और बाकी सारे जो ब्रांच के स्टूडेंट हैं आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए अगर हम PM की बात करें, ये स्टूडेंट बेसिकली प्राइमरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है इसको समझिए। मान लिया जाए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, नोटपैड ओपन करने के बाद आप उस पर कुछ टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं, आपने अभी उसे सेव नहीं किया है। तो जब आप उसे टाइप कर रहे हैं तो वो जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं वो स्टोर कहां पे हो रहा है? हम तो कीबोर्ड से डेटा को इनपुट कर रहे हैं, नोटपैड पे डेटा लिखा रहा है, लेकिन आखिर में वो डेटा कहां पे स्टोर हो रहा है? तो वो डेटा स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में। यानी कि प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। तो वैसे सॉफ्टवेयर, वैसा प्रोग्राम, वैसा इंस्ट्रक्शन और वो सारा डेटा जिस पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम अभी करेंटली वर्क कर रहा है, वो सभी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारा वोलाटाइल इन नेचर होता है। देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, हालांकि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल इन नेचर होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर हम प्राइमरी मेमोरी से पावर को हटा दें, पावर को कट कर दें, तो इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर है वो लॉस हो जाएगा। आपने ऐसा देखा होगा कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में नोटपैड ओपन करके कुछ लिख रहे हैं, आपने सेव नहीं किया, तो हो क्या रहा है, इनपुट यूनिट से इनपुट आ रहा है, इनपुट इंटरफेस कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्राइमरी मेमोरी को दे रहा है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर है। लेकिन बाई चांस अगर पावर कट हो गया, आपका कंप्यूटर सिस्टम मान लिया जाए अब नॉर्मली शट डाउन हो गया, वैसे केस में अगर आप दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो आपने नोटपैड पे जो भी लिखा था वो आपका चला गया। अब आप उसे दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर था और जैसे ही पावर कट हुआ प्राइमरी मेमोरी से सारा डेटा डिलीट हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। प्राइमरी मेमोरी में वो सारे डेटा, वो सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सारे प्रोग्राम, वो सारे सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं जिस पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम अभी करंटली वर्क कर रहा होता है। हाँ, अगर आप बोलें कि सर मैंने नोटपैड पे लिखते समय Ctrl+S क्लिक कर दिया होता, यानी मैंने उस फाइल को सेव कर दिया होता तब, तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे यहां पे दो एरो आपको दिख रहा होगा PM से SM की ओर।
ये एसएम का अर्थ होता है सेकेंडरी मेमोरी। चिंता नहीं करना है, नीचे मैं क्या करूंगा, इन सभी का फुल फॉर्म भी लिख दूंगा। यहां पे स्पेस की कमी के कारण मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो एसएम का अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट? एसएम का मतलब हुआ सेकेंडरी मेमोरी। अब जैसे ही आप कंट्रोल एस क्लिक कीजिएगा, आप सेव कीजिएगा उस नोटपैड फाइल को, तो स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी से वो डेटा कहां चला जाएगा? वो सेव होकर के चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी अर्थात जो आपके पास हार्ड डिस्क होता है, जो आपके पास डिस्क ड्राइव होता है, सीडी जिसको आप लोग बोलते हैं, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, सेकेंडरी मेमोरी है। अच्छा, मान लिया जाए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी वीडियो को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बंद करके दोबारा से चालू करते हैं, तो क्या वो वीडियो डिलीट हो जाता है? ऑब्वियसली नोट। हम अपने फोन के अंदर में किसी वीडियो, किसी ऑडियो फाइल को रखते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं, तो क्या वो डिलीट हो जाता है? ऑब्वियसली नोट, बिकॉज वो सारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है, मतलब अगर पावर कट भी होता है तो इसमें जो डेटा होता है वो प्रिजर्व होता है, वो सुरक्षित होता है। आगे बात समझ में? तो प्राइमरी मेमोरी से डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। अब आपको एक दूसरा भी एरो दिख रहा होगा सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी की ओर। तो मान लिया जाए आपने नोटपैड पे वो लिख लिया, उसको सेव कर दिया, अब कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर दिया। अब वो जो नोटपैड का फाइल है वो तो आपके सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है। आपने कल को फिर से सिस्टम को ऑन किया, आपको उसी नोटपैड फाइल को एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, तब आप क्या कीजिएगा? तब आप स्टूडेंट उस नोटपैड फाइल को ओपन कीजिएगा, तो वो नोटपैड फाइल आपके सेकेंडरी मेमोरी में है, तो सेकेंडरी मेमोरी से वो कहां चलाएगा? प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस पे भी वर्क कर रहे होते हैं वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से एक कॉपी चली आएगी प्राइमरी मेमोरी में। आगे बात समझ में? ये दोनों एरो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आगे हमने इनपुट दे दिया, इनपुट इंटरफेस समझ लिया, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब ये सर ALU रजिस्टर CU, इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये समझा दीजिए। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टूडेंट ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है आपको। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है ऑन द डेटा जो कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं। अगर हम एक छोटा सा प्रॉब्लम ले, एक छोटा सा एग्जांपल लें कि मेरे पास दो वेरिएबल है और उसको ऐड करना है, यानी कि उसके वैल्यूज को ऐड करना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? एडिशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है ना, चाहे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हो यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो यानी कि कंपैरिजन करना हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इक्वल टू का देखना हो, है ना कोई। तो इस प्रकार से जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होते हैं वो ऑपरेशंस कौन परफॉर्म कराता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ध्यान से सुनना है, हमने यहां से 5 दिया और 4 दिया। ये 5 और 4 किसको दिया? कीबोर्ड से मैंने दिया। ये कीबोर्ड ने क्या किया भाई? इनपुट इंटरफेस इसमें था, इसने इस 5 4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करा दिया। अब मैंने कंप्यूटर सिस्टम को कमांड दिया कि कंप्यूटर इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को ऐड कर दो। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो ALU पार्ट है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वाला पार्ट है ना, ये इस एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कराएगा। बिकॉज जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराने होते हैं वो हमारा ALU कराता है। तो यहां पे क्या होगा? जो यहां पे 5 और 4 स्टोर था, लेट से मैं यहां पे बाइनरी में ना लिख के डायरेक्टली डेसिमल में लिख दे रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बेस 2 के बारे में अभी आपको आइडिया है नहीं, तो बेस 10 में ही मैंने लिख दिया 5 4। तो ये 5 4 ऑब्वियसली ALU के पास जाना चाहिए, तभी ना ये ऐड करेगा। अब कोई हमको बोल दे कि सुनो शुभम 2 नंबर को ऐड कराओ, तो हमको पता तो होना चाहिए कि भैया वो 2 नंबर है क्या, तभी तो मैं ऐड कराऊंगा। तो ये जो 2 नंबर है 5 और 4, ये स्टूडेंट किसके पास जाएगा? ALU के पास जाएगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास जाएगा। तो आप यहां पे देख रहे होंगे एक एरो बना हुआ है यहां से ALU की ओर, और इसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी, यानी डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू CPU। ठीक है,
तो मेमोरी से यानी प्राइमरी मेमोरी से डेटा कहां गया, सीपीयू के पास, दैट इज एएलयू के पास। और अब एएलयू क्या करेगा, अब एएलयू 5 + 4 करेगा। जब ये 5 + 4 कर देगा तो 9 हो जाएगा। अब इस 9 को क्या करना होगा, वापस से प्राइमरी मेमोरी को भेजना होगा, तभी ना प्राइमरी मेमोरी फिर आउटपुट देगा। तो ये जो 5 + 4 करेगा, उसके बाद जब 9 जो होगा, ये 9 को वापस, देखिए यहां मैंने एरो बनाया हुआ है, तो ये 9 को वापस प्राइमरी मेमोरी के पास भेज देगा। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा ट्रांसफर टू मेमोरी। तो डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू एंड डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, इस दोनों कॉन्सेप्ट को जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। इवन कई सारे न्यूमेरिकल्स एंड गेट में भी कई सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप एएलयू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये करता क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको ये परफॉर्म कराता है। अब स्टूडेंट आपको यहां पे दिख रहा होगा सीपीयू रजिस्टर्स, ये मैंने ऐसे ही 3 लाइन खींच दिया है। ये सीपीयू रजिस्टर्स होते क्या है, तो मेरे सीपीयू के अंदर में, हमारे सीपीयू के अंदर में छोटे छोटे मेमोरी जो होते हैं, ये मेमोरी रजिस्टर्स कहलाते हैं। इनको सीपीयू रजिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि यह सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होते हैं। इनका क्या काम होता है, अब ऑब्वियसली ये मेमोरी है तो ये डेटा को स्टोर कराएंगे। कौन से डेटा को, तो स्टूडेंट आप यहां पे ध्यान से देखिए कि एएलयू को कोई भी टास्क करवाना होगा तो उसको बार बार प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेना होगा, फिर प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेना होगा, फिर प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेना होगा। तो इसमें कुछ समय लगता है। ऑब्वियसली हमारा जो सीपीयू है वह प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकता है, जिसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए का कॉन्सेप्ट आप लोग आगे पढ़िएगा। मैं बार बार आप बोलिएगा कि सर आप करें आगे पढ़िएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। आप लोग स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स में, लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट यहां पे कुछ टाइम लगता है प्राइमरी मेमोरी से एएलयू तक डेटा को जाने में। तो वैसे डेटा जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा है, यानी कि वैसे डेटा जिसका यूज बार बार एएलयू को करना है, वैसे डेटा को हमारा एएलयू थोड़ा समझदार है, वो क्या करता है, इस सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करा लेता है। अब मान लिया जाए ये 5-4 है, मुझे 5-4 पे एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवीजन भी करना है। अब एएलयू क्या करेगा, इस 5 और 4 को रजिस्टर में स्टोर कर लेगा और रजिस्टर से ही लेगा, 5-4 को ऐड कर देगा और रिजल्ट भेज देगा। फिर रजिस्टर से 5-4 को उठाएगा, डिवीजन कर देगा, रिजल्ट भेज देगा। तो ये टास्क क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी परफॉर्म होगा ऑब्वियसली, है ना, थोड़ा तो फास्ट होगा ही। तो समय को बचाने के लिए यहां पे सीपीयू रजिस्टर का यूज किया जाता है। अब आपको सीपीयू के अंदर में एक और यूनिट दिख रहा होगा, सीयू। इस सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। कंट्रोल यूनिट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एज अ नर्वस सिस्टम काम करता है, जो कि क्या करता है स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उन सभी के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। जो 5वां फंक्शन हमने पढ़ा था बेसिक वर्किंग मॉडल में, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो कंट्रोलिंग वाला फंक्शन का काम है ना, ये हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। तो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना स्टूडेंट, डॉटेड डॉटेड लाइन, ये कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। अब सर ये कंट्रोल सिग्नल क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये समझा दीजिए। चलिए, जैसे हमारे इनपुट यूनिट को कैसे पता चलेगा कि इसे इनपुट लेना है, या हमारे इनपुट यूनिट को कैसे पता चलेगा कि अब इसको प्राइमरी मेमोरी को देना है इनपुट जो भी आया है। हमारे प्राइमरी मेमोरी को यह कैसे ज्ञात होगा, यह कैसे पता होगा कि अब ये जो 5 और 4 आया है ना, इस पे एडिशन करना है, इसीलिए इसको एएलयू को भेजना है। और हमारे एएलयू को कैसे पता चलेगा कि ये जो 5 और 4 आया है मुझे इस पे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है।
तो स्टूडेंट इन सभी टास्क के लिए जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, ये हर एक जो आपको अलग अलग यूनिट से दिख रहे हैं, लाइक इनपुट यूनिट हो, मेमोरी यूनिट हो या आपका आउटपुट यूनिट हो, इन सभी को कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके देता है कि देखो भाई तुमको अब ये काम करना है, तुमको अब ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। और ये कंट्रोल यूनिट एक यूनिट है, मतलब एक चैप्टर ही है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पेपर। आ गई बात समझ में? तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है सर? ये बताता है, ये सिग्नल जनरेट करके देता है कि भाई अब तुमको ये करना है, अब ये करना है, अब ये करो, इसको यहां भेजो, इसको उधर भेजो। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीपीयू रजिस्टर, इन तीनों को एक डिब्बे के अंदर में बंद करके लिख दिया सीपीयू। ये क्या है सर? तो सीपीयू के बारे में तो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और 55 तक पढ़ना है आपको कि सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और बच्चा बच्चा जानता है कि सीपीयू क्या है भाई? कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है। लेकिन क्यों ब्रेन है? हम सीपीयू को क्यों बोले ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? लेट्स से हम देखिए अपने ब्रेन से रिलेट करते हैं, हम अपने ब्रेन की बात करते हैं। मेरा ब्रेन, जो ह्यूमन बॉडी का ब्रेन होता है, वो क्या करता है? ह्यूमन बॉडी का ब्रेन दो टास्क को परफॉर्म करता है। एक तो हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितने भी डेटा हैं, वो हम कहां स्टोर करके रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आप में से कई लोग होंगे जो कि मुझे जानते होंगे कि मेरा नाम शुभम कुमार है, ऐसे वैसे जानते होंगे। कई लोग होंगे जो कि पहली बार देख रहे होंगे, तो आप आज से जान जाइएगा कि मेरा नाम शुभम सर है। अब आप मुझे कभी देखिएगा, कभी मिलिएगा बाई चांस, तो आपको रिकॉल होगा कि अरे ये शुभम सर, इनको मैंने देखा है। या आप जो पढ़ते हैं आपको ये याद रहता है, तो ये डेटा कहां स्टोर होता है? तो आपके ब्रेन में स्टोर होता है। तो आपके ब्रेन में क्या है भैया? आपके ब्रेन में स्टोरेज यूनिट, ठीक है। अच्छा, जो कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है, जैसे मान लिया जाए मैं आपको एक बोलता हूं, आप सिर्फ सुनिएगा। मैं बोलता हूं 5 जोड़ 4, आपके माइंड में तुरंत आ गया 9। ये 9 कौन किया? क्या ये मेरा हाथ 5 जोड़ 4 कर दिया? क्या ये मेरा मुंह, मेरा कान 5 जोड़ 4 कर दिया? नहीं, ये 5 + 4 एडिशन को किसने परफॉर्म किया? मेरे ब्रेन ने परफॉर्म किया। तो एक तो हो गया स्टोरिंग का काम कि ये क्या करके रखता है स्टूडेंट? स्टोर करके रखता है एंड कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। दूसरा स्टूडेंट क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट का काम, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर में जो नर्वस सिस्टम है स्टूडेंट, वो जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? हमारे बॉडी में जितने भी अलग अलग डिवाइसेस हैं, अब मैं डिवाइसेस क्यों बोल रहा हूं? मैं कंपेयर कर रहा हूं कंप्यूटर सिस्टम से। कंप्यूटर सिस्टम में भी अलग अलग डिवाइसेस हैं, तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अलग अलग डिवाइसेस है, लाइक हमारा हैंड है, हमारा पैर है, हमारा मतलब जैसे मुंह है, हमारा कान है, हमारा आंख है, इन सभी को स्टूडेंट कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करके देता है? तो हमारा ब्रेन का नर्वस सिस्टम। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में बात करें तो सारा का सारा कैलकुलेशन ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। CU कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजता है और CPU रजिस्टर स्टूडेंट जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा है इसको स्टोर करके रखता है। तो स्टूडेंट इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नाउ एक कॉन्सेप्ट आपको और याद रखना है स्टूडेंट कि CU कंट्रोल यूनिट को ब्रेन विद इन ब्रेन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही वह यूनिट है जो कि हमारे सारे यूनिट्स को, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके देता है। लेट्स से जो हमारा माइंड में, जो हमारे ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम है, उसने अभी मुझको बोला कि ऐसे करो, उसने बोला कि ऐसे करो, तब मैं कर रहा हूं। वह लगातार फ्रिक्वेंटली, कंटिन्यूअसली वो सिग्नल जनरेट करके दे रहा है। तो स्टूडेंट वो क्या है? अगर वो ही हमारा काम ना करे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कंट्रोल यूनिट को इसीलिए ब्रेन विद इन ब्रेन भी कहा जाता है। और आजकल अगर हम बात करें स्टूडेंट डीप लर्निंग की, आप में से कई लोग होंगे जिनका ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, तो आप लोग स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िएगा, फिर देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है मशीन लर्निंग,
और मशीन लर्निंग का एक सबसेट हो जाता है डीप लर्निंग। अगर हम डीप लर्निंग की बात करें, जिसके मॉडल सभी बिल्ड किए जा रहे हैं, साइंटिस्ट बिल्ड कर रहे हैं, उसमें क्या किया जा रहा है कि जो ह्यूमन के माइंड का नर्वस सिस्टम, उसको मिमिक करने की कोशिश की जा रही है। उसके जैसा एक नर्वस सिस्टम जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, उसको मिमिक करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की जा रही है और कुछ हद तक इसमें सफल भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप वो बहुत डीप में मैं चला गया, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहां तक तो मामला निपट गया। अब आगे आता है आउटपुट इंटरफेस। तो यहां पे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा था 5-4 का, कि आपने कीबोर्ड से 5-4 इनपुट दिया, इनपुट इंटरफेस ने बाइनरी में कन्वर्ट करके प्राइमरी मेमोरी को दिया, प्राइमरी मेमोरी ने एएलयू को दिया, एएलयू को कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल दिया कि भैया तुम 5+4 करो, तो इसने 5+4 करके 9 किया, 9 प्राइमरी मेमोरी के पास गया। तो अब प्राइमरी मेमोरी के पास फर्दर क्या आ चुका है स्टूडेंट, अब इसके पास आ चुका है 9, इसके पास क्या आ गया है 9। अब ये 9 हमको तो दिखना चाहिए ना, स्क्रीन पे दिखना चाहिए, आउटपुट दिखना चाहिए। तो स्टूडेंट अब क्या होगा, ये जो कंट्रोल यूनिट है ना, ये आउटपुट यूनिट बेचारों को कैसे पता चलेगा कि हमको 9 को डिस्प्ले कराना है। तो कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करेगा। ये जो देखिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये कंट्रोल सिग्नल का फ्लो है। तो स्टूडेंट ये हमारा कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करेगा आउटपुट यूनिट के पास कि भैया अब तुमको जो प्राइमरी मेमोरी के पास ये 9 है, प्राइमरी मेमोरी के पास तो बहुत सारे डेटा होंगे, तो जो 9 है तुमको उसको डिस्प्ले कराना है। तो अब क्या होगा, ये 9 किसके पास चला जाएगा भाई, ये 9 चला जाएगा, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी मेमोरी को भी सिग्नल देगा कि 9 दे दो अब इस आउटपुट यूनिट को, तो 9 चला जाएगा उस आउटपुट यूनिट के पास। आप एरो का सिग्नल देख रहे होंगे। अब इस आउटपुट यूनिट के पास भी आउटपुट इंटरफेस होता है। क्यों ये आउटपुट इंटरफेस क्यों सर, हमारा कंप्यूटर सिस्टम तो बाइनरी समझता है, तो जब ये आउटपुट देगा तो ये आउटपुट तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में देगा, बाइनरी में देगा। तो इस बाइनरी को कन्वर्ट करना होगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, क्योंकि अगर आपको 5+4 9 बाइनरी में लिख करके दे दिया जाए, मे भी आप समझ जाएं, क्योंकि बाइनरी आप सभी लोग पढ़िएगा, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाइएगा। लेकिन अगर आपको कोई बहुत बड़ा वैल्यू बाइनरी में लिख करके दे दिया जाए तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, इवन आप ना समझ पाए। तो स्टूडेंट अगर एक जनरल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली 9 को भी नहीं समझ पाएगा। तो उस केस में यह रिक्वायर्ड है कि इस बाइनरी को, इस कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट को कन्वर्ट किया जाए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो ये टास्क करता है हमारा आउटपुट इंटरफेस। हर एक आउटपुट यूनिट में, हर एक आउटपुट डिवाइस के साथ में आउटपुट इंटरफेस इनबिल्ट होता है। तो ये जो 9 बाइनरी में आएगा, आउटपुट इंटरफेस इसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, तब ये 9 आउटपुट यूनिट के पास जाएगा। लेट्स से मॉनिटर यहां पे इन केस हम ले लेते हैं, और इस मॉनिटर पे हमें 9 डिस्प्ले हो जाएगा। तो स्टूडेंट कीबोर्ड से हमने दिया 5-4 और उसके बाद हमें यहां पे डिस्प्ले होगा 9। इस प्रकार से हमारा कैलकुलेटर वर्क करता है। हमने यहां पे एक तरीके से आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारी कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक जो वर्किंग मॉडल है ना, ये वर्क करता है। हम किसी भी आर्किटेक्चर की बात करें, आप पेंटियम की बात कीजिए, इंटेल की बात कीजिए, इवन इंटेल के जो अलग अलग वर्जन से आप कोर i3 प्रोसेसर की बात कीजिए, i5 की बात कीजिए, i7 की बात कीजिए, सारे इंटरनल आर्किटेक्चर, सभी मॉडल का इंटरनल आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। किसी में नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, किसी का कुछ स्पीड हो सकता है, किसी का कुछ स्पीड हो सकता है, परंतु जो सेम होता है वो होता है बेसिक वर्किंग मॉडल। और वही आज मैंने स्टूडेंट यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको स्टूडेंट ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, तो स्टूडेंट वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए और मुझसे पर्सनली बात करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं, और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने विचारों को, अभिव्यक्ति को, अपने सुझावों को दूसरे के साथ साझा भी कर सकते हैं। स्टूडेंट अब अपने अगले वीडियो में हम समझेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आखिर हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम केवल बाइनरी ही क्यों समझता है, क्या होता है बाइनरी, ये जानेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट, धन्यवाद।